नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंप ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, उसको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि 31 मार्च या 31 दिसंबर को बनेगा, तो उसका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर आने चाहिए। इसके अलावा जब भी हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो भी इंक्लूड होगा और करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें अगर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के बाकी रह गए पेमेंट करना, वो इंक्लूड होंगे। इसके अलावा करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो में रह गया था। अब आगे हम लोग तैयारी करते हैं। जब भी एनपीओ के रिकॉर्ड मैनेज किए जाते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एनपीओ। तो उन एडजस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं। इसमें हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करें। फर्स्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, सेकेंड एडजस्टमेंट regarding income, third adjustment regarding expenditure, fourth adjustment regarding subscription, fifth adjustment regarding fund। ये इतने सारे एडजस्टमेंट हैं जो कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इन सारे एडजस्टमेंट को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन्वॉल्व करना पड़ता है, इन्हें भी इंक्लूड करेंगे। नॉर्मली इसके जो एडजस्टमेंट हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं होते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जितने कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वही इंक्लूड किए जाते हैं। वहां पर आपके कैश रिसिप्ट होंगे, कैश पेमेंट होंगे, इसलिए वहां पर किसी भी तरह के एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितने भी एडजस्टमेंट करने की बात होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होंगे और उन सारे एडजस्टमेंट को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट नॉन कैश होते हैं। जब नॉन कैश होते हैं तो नॉन कैश तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में आता नहीं है, तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो
एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग पर डिपेंड है। हम एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग को यूटिलाइज करते हुए हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो जितने भी एडजस्टमेंट आपको डिस्प्ले में दिखाए जा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, वो सारे एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में होंगे। इस तरह हम लोग एक एक एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में होने हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन दैट इज अ decrease amount in fixed assets when we utilize our fixed assets। जब हम अपने फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है, और वो फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, मोटर, कार एटसेट्रा हो सकती हैं। तो डेप्रिसिएशन इन्हीं पर ही फॉलो होता है, और जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और जब भी वैल्यू डिक्रीज होगी तो दैट इज अ लॉस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से दैट इज अ लॉस फॉर एनपीओ। तो इस लॉस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो आगे ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये दो जगह जाएगा, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा, जिसे हम लोग फाइनल बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, इसको शो करेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट से इस डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह आप डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बस यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड आएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड, जिस एसेट से रिलेटेड होगा उस एसेट से इसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय
डेप्रिसिएशन रेट। यह फॉर्मूला फिलअप करेंगे, ये फॉर्मूले को आप यूटिलाइज करेंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट जो कि जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो ओल्ड एसेट्स और न्यू एसेट्स दोनों को इंक्लूड करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो पीरियड वाइज कैलकुलेट करेंगे, आपने कितना पीरियड उस फिक्स एसेट्स को यूटिलाइज किया। तो डेप्रिसिएशन में कुल मिलाकर के इतना ही है। इसके बाद हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट पे पहुंचते हैं। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम। अगर हम इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट की बात करें तो ये दो तरह से होता है। फर्स्ट की बात कर लें, जिसे हम लोग कहते हैं एक्रूड इनकम, और दूसरा है अनएक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को हम दूसरे शब्दों में आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, और इसको एक और नाम दिया जा सकता है, वो है एरियर ऑफ इनकम। ये तीनों नाम एक ही हैं, चाहे आप एक्रूड इनकम कह लीजिए, चाहे आप आउटस्टैंडिंग इनकम कहिए या एरियर ऑफ इनकम कहिए, ये आपके इनकम या नेम एक है, बट इन तीनों का पर्पस सेम है। इसी तरह अगर हम लोग अनएक्रूड इनकम की बात करें तो इसका दूसरा नाम अगर दिया जाए तो उसे हम लोग प्रीपेड इनकम कहते हैं, और इसको हम लोग एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं। ये आपके दो कैटेगरी है और दोनों एडजस्टमेंट हैं। अब इसी में ही थोड़ा आगे और बढ़ें तो ये जो एक्रूड इनकम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक्रूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर accrued income of current year। इसी तरह इधर हम इसकी बात कर लेते हैं, अनएक्रूड इनकम की। ये भी दो तरह होगा, अनएक्रूड इनकम of previous year unaccrued income of current year। तो इस तरह अगर हम देखें तो इनकम से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट हमारे पास हैं वो चार तरह हैं। accrued income of previous year, accrued income of current year, unaccrued income of previous year, unaccrued income of current year। ये चार हैं। इन चारों का एडजस्टमेंट कैसे आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे वो आपको सीखना है।
तो क्या अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगी, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ इस तरह करना पड़ेगा। पहले आप वो इनकम लिखिए जो आपने रिसीव किया है। इट मीन यहां पर लिखिए इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, वो आप अमाउंट लिख दीजिए। इसके बाद प्लस एक्रूड इनकम, इनकम ऑफ करंट ईयर, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एडवांस, जिसे हम लोग अनएक्रूड भी बोलते हैं, इनकम ऑफ करंट ईयर। या करंट ईयर में जो एडवांस मिला था वो माइनस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए एडवांस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। इसके बाद लास्ट में माइनस कर दीजिए एक्रूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसके बाद जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अब एक बात और सुन लीजिए, ये हमने प्लस और माइनस किस बेस पे किया है उसके बारे में जान लीजिए। अगर हम एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर की बात करें तो ये तो करंट ईयर की इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की इनकम इंक्लूड ही होती है। इसके अलावा एडवांस इनकम और अनक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर, ये आपके करंट ईयर की इनकम नहीं है पर आपने रिसीव कर लिया है, बट ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम इस एडवांस इनकम जो करंट ईयर में हमने रिसीव किया है इसको हम हटा देंगे। इसके बाद अगर हम एडवांस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर हम रिसीव कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर इनकम रिसीव कर चुके हैं करंट ईयर के लिए, तो वो इनकम जो प्रीवियस ईयर में है वो फॉरवर्ड होकर के करंट ईयर में आएगी। तो करंट ईयर में आएगी तो वो करंट ईयर की ही इनकम मानी जाएगी, इसलिए उसको हम ऐड कर लेंगे। इसके अलावा जो कि लास्ट एक्रूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर कुछ इनकम हमको मिलनी थी, वो इनकम हमें प्रीवियस ईयर नहीं मिल पाई है, वो इस साल हमने रिसीव कर लिया है, इस ईयर हमने इसको रिसीव कर लिया है, तो ये इनकम इस ईयर की नहीं मानी जाएगी, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो इनकम प्रीवियस ईयर की है उसको आपको हटा देना है, जो इनकम नेक्स्ट ईयर की है उसको भी हमें हटा देना है, सिर्फ हम करंट ईयर की इनकम को ही यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट आपके रहे इनकम से रिलेटेड। आइए हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट regarding एक्सपेंडिचर। तो ये एडजस्टमेंट भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही होगा। अगर हम इस एडजस्टमेंट को
डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में ये भी डिवाइड होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, सेकंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को हम लोग एरियल एक्सपेंडिचर या इसको हम लोग अनपेड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इसी तरह हम प्रीपेड को एडवांस एक्सपेंडिचर या प्रीपेड के रूप में भी जान सकते हैं, प्रीपेड पेमेंट। तो तीनों जो नेम है वो सेम है। अब इसके बारे में हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट आपको करने होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कैसे करेंगे वो देख लीजिए, कैसे आप शो करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए यहां पर लिख दीजिए एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर माइनस ये आपका करंट ईयर का रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो प्रीवियस ईयर का है वो आपका माइनस हो जाएगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर का ऐड होगा और करंट ईयर का जो प्रीपेड है एक्सपेंडिचर वो आपका माइनस हो जाएगा और फिर जो अमाउंट शो होंगे उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। अगर हम इसी चीज को बैलेंस शीट में शो करने की बात करें तो बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट की बात करें तो एक तरफ आपका एसेट्स होगा, सॉरी एक तरफ आपका लायबिलिटीज होगा और एक तरफ आपका एसेट्स होगा। लायबिलिटीज में आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स होंगे और एसेट्स में आपके प्रीपेड
लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर दो तरह की बैलेंस शीट होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग वाले में प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड शो होंगे, और क्लोजिंग ईयर में करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड शो होंगे। तो बच्चों आज के लिए आपको इतना इंफॉर्मेशन काफी है, और अभी एडजस्टमेंट और बच रहे हैं, अभी 2 एडजस्टमेंट और हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग सारे इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कीजिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।